हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस सेशन के माध्यम से हम लोग देखेंगे BHIE 142 के लिए यूनिट 4 इकाई नंबर 4 चैप्टर नंबर 4। जैसे कि आज यूनिट 4 में देखिए मेजी राजनीतिक व्यवस्था को देखेंगे। इससे पहले यूनिट 3 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। जो भी अभी तक यूनिट 1 से 3 तक कंप्लीट नहीं किए हैं उसको कंप्लीट कर लीजिए। उसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, ठीक है, उसका जिसका नाम है BHIE 142 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से, और उसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ सबसे ऊपर में मिल जाएगा। ओके, चलिए जैसे कि आज यूनिट 4 में देखेंगे क्या क्या सब चीज़ें हैं इसमें। देखिए इसमें टॉपिक्स हैं, इसमें हम लोग को इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। जैसे कि देखिए इसमें से आपको जो ना कौन कौन सी इंपॉर्टेंट होगी इसको हम लोग कवर करेंगे। जैसे कि आपका 4.3 में जो है आपका 4.3.1 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, मेजी का संविधान, ये इसको हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद ये सभी जो है ना उतना खास नहीं है। उसके बाद इसको आप हो सके तो आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन इसमें से आपका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा आपका 4.5। ये इसलिए महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन में पूछा जा चुका है। मेजी राजनीतिक व्यवस्था की बारे में पूछा गया है, ठीक है ना। मेजी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति पर विशेषता बताए, इसकी चर्चा करें, इसके बारे में पूछा गया है, तो इसको हम लोग देखेंगे। और मेजी के संविधान के बारे में देखेंगे। ये दोनों टॉपिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए सबसे पहले चलते हैं मेजी का संविधान को देखते हैं। क्या है मेजी का संविधान? उसको देखिए, मेजी एक जो ना सम्राट था, ठीक है। पहली बात तो मेजी एक सम्राट था, ओके। तो उसी का संविधान, वो अपने शासन में उस तरह से अपने शासनकाल में किस तरह से संविधान बनाया, क्या किया, तो उसके बारे में बताया जाएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, जापान में संविधानों का एक लंबा इतिहास रहा है। जापान में जो ना वहाँ के संविधान जो ना एक बहुत ही बड़ा और लंबा इतिहास उसका रहा है, ओके। इससे पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके इसके बारे में। और सबसे पहला संविधान 17 अनुच्छेदों वाला संविधान है, जिसे 604 ईस्वी में सोतोकू ताइसी ने जारी किया था। यानी कि संविधान मेजी जापान का संविधान जो ना, देखिए इसको जो ना आपको जापान का संविधान के अनुसार भी पूछ सकता है इस क्वेश्चन को, ओके। जापान का संविधान लिखें, जैसे असाइनमेंट में पूछा गया है कि जापानी संविधान के बारे में टिप्पणी करें, ओके। तो इसको देख लीजिए, देखिए सुनिए इस बार। तो वो 604 ईस्वी में जो ना एक शासक था सोतोकू ताइसी, इन्होंने जारी किया था 17वें अनुच्छेद वाला संविधान, माने कि टोटल उसमें 17 अनुच्छेद था, ओके। उसके बाद आगे कहा जाता है, लेकिन आधुनिक ढंग से संविधान का श्रेय चीनी आदर्शों की अपेक्षा पश्चिमी प्रभाव को अधिक जाता है। यानी यहाँ जो वर्तमान समय में आधुनिक समय में जो है ना आधुनिक ढंग से संविधान का श्रेय जो चीनी आदर्श, चीनी में जो भी है संविधान है उसकी अपेक्षा से किया गया है। उसके बाद मेजी काल से पहले सामंतों का विचारक संभाई रही थी। मेजी काल जब शासक बना था उससे पहले से जो वहाँ के सामंतों के विचार की सभाएं रही थी। जो सामंत थे उसके विचार जो भी होते थे उसकी सभाएं बने रहती थी, सभा संगठन बनाए रखती थी। और सार्वजनिक प्राधिकरण या कोगी की परंपरा थी। यानी कि सार्वजनिक मतलब सभी का जो है महत्व, यानी कि हम और आप मिलकर सभी चीज़ों का प्राधिकरण होता था। या कोगी एक परंपरा थी, उसकी परंपरा थी, ठीक है, जिसे अनेक विद्वान पर आधार मानते हैं, जिस पर आधुनिक संविधान का सफल निर्माण हुआ है। दूसरे शब्दों में विचार विमर्श के जरिए निर्णयों पर पहुंचने की परंपरा थी। यानी कि दूसरे शब्दों में यह संविधान का अर्थ होता है कि उसके जो विचार विमर्श करेंगे, जो भी फैसला लेंगे, वो फैसला उस पर लिया जाएगा जो सही तरीके से निर्णय हो, समान हो और योग्य हो, ओके। हम ये पहले भी देख चुके हैं। तोकुगावा काल के दौरान शोगुन के अधिकार सामंती नहीं बल्कि विशुद्ध और तौर पर एकत्रित और स्वेच्छाकारी किस्म के थे। ये सभी चीज़ें हम लोग जो तोकुगावा काल के समय में ही देख चुके थे, शोगुन, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आगे कहा जाता है, प्रारंभिक महीनों में मेजी के नेताओं ने एक वक्तव्य जारी किया। जो मेजी जब नेता बने थे उस महीना में जो ना उन्होंने वक्तव्य जारी किया था, एक सूची जारी किया था। वो अपना संविधान में जो भी नियम कानून थे उसको जारी किया था। यह वक्तव्य तो असल में एकता के लिए की गई एक अपील थी। जो है इसमें ये वक्तव्य में ये शामिल किया गया था कि आपकी जो एकता होगी, जो समूह हैं उसको एकता किस तरह से बनाएंगे, उसके लिए अपील की गई थी, जिसने भावी बदलाव की नींव रखी। जिसमें जो बहुत ही बड़ी बदलाव, उसमें बदलाव लाने के लिए काफ़ी नींव रखी, ओके, पॉइंट रखी। सम्राट ने 6 अप्रैल 1868 को भी शपथ घोषणा पर जारी किया। उसमें 5 अनुच्छेद थे। ये सम्राट मेजी जो थे वो 6 अप्रैल 1868 को शपथ घोषणा पत्र पर जारी किया। उसमें जो टोटल 5 अनुच्छेद थे, इनमें से पहले अनुच्छेदों में यह वचन था। देखिए 5 अनुच्छेद थे, उनमें से वचनों के जो है ये इस प्रकार थे, व्यापक रूप से बुलाई गई
एक सभा की स्थापना की जाएगी और राज्य के सभी मामलों का निर्णय सार्वजनिक विचार विमर्श से किया जाएगा। ये पहला वचन ये था कि व्यापक रूप से बड़े तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से, मतलब बड़ा समूह के रूप में सबको बुलाया जाएगा और सभा की स्थापना की जाएगी। उसके बाद और राज्य के सभी मामला, जो भी मामला होगी स्टेट के, राज्य के, देश के सभी मामलों को निर्णय के रूप में सार्वजनिक तरीके से विचार विमर्श करेंगे, सबकी बातों को सुनेंगे, सबकी बातें, उस पर क्या पॉइंट्स हैं, क्या निर्णय लेनी चाहिए, इन सभी बातों को ध्यान देना चाहिए, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओके, इसने एक संवैधानिक शासन व्यवस्था का आधार तैयार किया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है, आगे कहा जाता है संविधान की प्रकृति के बारे में निर्णय लेते समय जो महत्वपूर्ण समस्याएं सामने आई उनका संबंध इससे था। ये जो संविधान की प्रकृति, जब संविधान बनाया रहा था, मेजी का संविधान जब बन रहा था, तो उस समय जो भी निर्णय लेना चाहिए कि किस अनुच्छेद में क्या रखना चाहिए, अनुच्छेद में इसको रखना चाहिए भी या नहीं, संविधान में इसको लाना चाहिए या नहीं, इन सभी समस्याओं को भी सामना करना पड़ा था, जो इस प्रकार हैं कि पहला आपका है किस गति से इन उपायों को लागू किया जाएगा। ये जो अनुच्छेद में लाएंगे, संविधान में लाएंगे, इसको किस स्पीड से, किस गति से हम लोग इसको उपाय करेंगे, इसको उपाय में लागू करेंगे। ओके, सम्राट की शक्ति और अधिकार, सम्राट की किस तरह से शक्ति होगी, कितनी शक्ति होगी, कितनी पावर होगी, कितना अधिकार होगा, क्या करने का अधिकार, किसके पास कितना अधिकार होगा, कौन सी चीज़ों में कौन से अधिकार होगा, सैन्य शक्ति आपका, ये सभी शक्तियों का किस पर अधिकार होगा, ये सभी जो है ना निर्णय लेने लगा, समस्या आने लगा। ओके, इन कानूनों को प्रारंभिक जापानी रीतियों को का अंग किस प्रकार बनाया जाएगा कि समाज में विघटन ना हो, समाज में किस तरह से कानून नियम लागू किया जाए जिससे कि वहाँ की जो है समाज का विघटन ना हो। जैसे कि मान के चलिए अलग अलग प्रकार की जाति हैं, जैसे अपना हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, तो उसमें से संविधान को इस तरह से तैयार किया गया है जिससे कि चारों सभी जाति के लोग जो है ना आपस में बने रहें। ऐसा नहीं हो कि कोई जो है ना संविधान से गुस्सा आके जो है वो अलग देश बनाना शुरू कर दे, अलग क्षेत्र बनाना है, बाकी मतलब जापान में अलग बंटवारा हो जाए। ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखने के लिए समस्या आ गई थी। उसके बाद मेजी नेता समाजवाद के खतरों को भी जानते थे और मेजी जो थे, वो मेजी नेता जो थे, वो सभी खतरों को भी जानते थे और वे उन्हें नहीं चाहते थे कि जापान को इन समस्याओं का सामना करना पड़े। ओके, उसके बाद मेजी नेताओं में से यामागाता ओरितोमो का यह तर्क था कि ये जो है यामागाता ओरितोमो, इन्होंने तर्क दिया कि अगर अत्यधिक तेज गति से अपनाया गया तो इसका जनता कट जाएगी, जिससे सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। यदि हम लोग संविधान को स्पीड से बनाएंगे, जल्दीबाजी में कुछ गलत ही बना देंगे, जिससे जनता को वो दिक्कत होगी और इसमें जो सामाजिक अस्थिरता पैदा हो जाएगी, समाज में जो ना अलग अलग तरीके से भावनाएं उत्पन्न होने लगेगी। ओके, दूसरी ओर इतो हिरोबुमी का तर्क था कि जापान एक परस्पर निर्भर विश्व का हिस्सा था और जापान के भीतर सेमुराई को मिले विशेषाधिकार, वजीके और अधिकार समाप्त किए जा चुके थे। ये जो ना हिरोबुमी का तर्क था कि ये जो जापान जो है वो खुद पर निर्भर करने वाला एक राष्ट्र है, किसी पर निर्भर नहीं है, किसी पर आश्रित नहीं है। तो उनका जो एक सेमुराई जो धर्म था उसके जो मिले विशेषाधिकार, जैसे बौद्ध धर्म को विशेषाधिकार मिला हुआ है, उसी तरह सेमुराई को भी विशेषाधिकार मिला है, वजीफे और अधिकार समाप्त किए जा चुके थे इसके। इसलिए इस बदले वातावरण में जनतांत्रिक विचारों की उपेक्षा करना संभव नहीं था और आवश्यक था कि जनता में भागीदारी किया जाए। ओके, और आगे कहा जाता है, देखिए आगे में, जिसे उदारवादी दृष्टिकोण ओकुमा शिगेनोबु का था, जिसने एक अंग्रेजी ढंग से संसदीय व्यवस्था की वकालत की। ओकुमा हिजेन प्रांत से था और वह पार्षद के रूप में 1873 से 1880 के बीच वित्त मंत्री के रूप में काम कर चुका था। ये जो ना उदारवादी, सबसे बड़ा उदारवादी जो दृष्टिकोण इसके अप्रोच में जो ना, ये ओकुमो जो था एक सम्राट था, वो जो है एक जगह का नाम था हिजेन प्रांत, वहाँ से वो बिलोंग करता था। वो जो है ना 1873 से 1880 के बीच में वहाँ का वित्त मंत्री रह चुका था। ओके, मार्च 1881 का उसका स्मरण पत्र की क्रांतिकारी प्रस्ताव था, जिसमें 1883 तक संसद की स्थापना और 1882 के चुनावों की वकालत की थी। ये सब जो ना ओकुमा के शासनकाल में हुआ था, ठीक है ना, वहाँ के जो वित्त मंत्री थे। इसमें ये सुझाव भी था कि जिस दल को बहुमत मिले वह सरकार का गठन करे। जाहिर सी बात है, जिसमें जो बहुमत मिलेगा, जो ज़्यादा से ज़्यादा वोट लाएगा, जो बहुमत लाएगा, वो वहाँ का सरकार बनेगा। उसने लिखा संवैधानिक सरकार दलीय सरकार होती है और दलों के बीच होने वाले संघर्ष सिद्धांतों के संघर्ष होते हैं। ओके, इससे लगभग विपरीत ध्रुव पर स्थित दृष्टिकोण मेजी नेताओं के केंद्र गुट के सदस्य और प्रभावशाली सामंत इकाबुकुरा तोमसी का था। ये जो इसके विपरीत जो था, ध्रुव स्तर पर जो इसके अप्रोच जो थे, मेजी नेताओं जो थे, उसके केंद्र गुट, वहाँ के सेंट्रल वहाँ के गुट जो है, वहाँ के सदस्य हो गए, प्रभावशाली, ये सभी जो ना वो किसके अधिकार में था, इकाकुरा तोमसी का था। उसका और
उसका और इनोबे कोवासी का तर्क था कि देखिए ये सभी जो ना तर्क दिए हैं सबके बारे में वहाँ की संविधान किस तरह से हैं, ओके ना। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं। उसी तरह से ये जो ना अगला आपका तर्क है कि इकोबे कोवासी, ये इसका तर्क था कि इंग्लैंड की तरह जापान में राजनीतिक दलों की कोई परंपरा नहीं थी। जैसे इंग्लैंड में जैसे संविधान में कोई परंपराएं नहीं थी, राजनीतिक दलों की कोई परंपरा नहीं थी, उसी तरह जापान में भी नहीं थी। और वे कहा सफल नहीं होंगे, और वे यहाँ सफल नहीं होंगे। इस तरह से जो वो सफल होने के लिए नहीं कहा, इसलिए सम्राट को संसदीय बहुमत से मंत्रिमंडल को नियुक्त किया और भंग करना चाहिए। इस तरह के दृष्टिकोणों का प्रभावशाली अखबारों में भी समर्थन था। ये जो है ना इसका दृष्टिकोण जो भी अप्रोच हैं ये सभी जो ना अखबारों पर भी समर्थन था। ये जो है इनोबे कोवासी जो है तर्क दिया था इसके बारे में, इन्होंने जो जैसे कहा था ना इंग्लैंड की तरह ही जापान में भी राजनीतिक दलों की कोई परंपरा नहीं थी और ये सफल नहीं है, ठीक है। और सम्राट की जो है संसदीय बहुमत जो है वो मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है। वो जो सम्राट जैसे 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 सरकार की बहुमत होगी उसको मंत्रिमंडल की नियुक्ति करेगा, जैसे सबकी जगह यही होता है और भंग करना चाहिए, ओके। उसके बाद आगे कहा जाता है राजभक्त परंपरा यह तर्क दे रहा था कि जापान की रचना देवताओं ने की थी और सम्राट सूर्य देवी का सीधा वंशज था, जिसका पुत्र जापान का पहला सम्राट हुआ। ये राजभक्त परंपरा के अनुसार ये जो तर्क देता है कि जापान की जो रचना होती है, रचना के देवताओं जो होती है वो सम्राट और सूर्य देवी का सीधा वंशज था। सम्राट और सूर्य देवी का सीधा वंशज था, उसके पुत्र थे उसके, ठीक है, जिसका पुत्र जापान का पहला सम्राट हुआ। शाही घराने की वंश परंपरा कहीं भी टूटी नहीं थी। वो शाही घराने की जो भी वंश थे वहाँ की परंपरा थी उसके बाद वो टूटी हुई नहीं थी। और इसने जापान में राजनीतिक ढांचे या कोकुताई को अनूठा बनाया था। कोकुताई का शाब्दिक अर्थ होता है राजनीतिक संकाय या संगठन, और यह शब्द सम्राट के कार्यों की इर्द गिर्द चलने वाली बहसों के महत्वपूर्ण शब्द बन गया था। ये जो कोकुताई का अर्थ होता है कि वहाँ की राजनीतिक संकाय संगठन जो होती है वो सम्राट के कार्यों के इर्द गिर्द चलने वाली सरकार के जो नियम कानून होंगे उसी के आसपास, ओके। ये जो सम्राट के इर्द गिर्द जो भी नियम कानून बनेंगे, जो भी कार्य करवाएंगे वो इसके आसपास चलेंगे, ओके। मेजी काल के दौरान इस शब्द की मिथ्या की परंपराओं के विरुद्ध तर्क देने के लिए भी कई प्रकार की विवेचना हुई। ये जो मेजी के शासन काल थे उसके विपरीत जो ना वो जो काल चलाए थे, संविधान बनाए थे, उसके उल्टा भी बहुत सारी परंपराएं चले गए थे। जो भी शासन काल बताए थे उसका विपरीत भी चला गया था, ठीक है। इसके फिर कहता है प्रकार की विवेचना हुई, लेकिन बाद में यह शब्द एक देवी सम्राट के विचार के विशेष के रूप में जोड़ दिया गया। ये जो है ये देवी सम्राट के विचार के जैसे इसके बाद जो है ना ये परंपरा थी, ये जो नियम कानून थी इसके जैसे विरोध भी किया था, तो उसमें भी ये जो ना बाद में ये देवी सम्राट के विचार के रूप में विशेष जोड़ दे दिया, ओके। तो इस प्रकार देखें तो इस जो ना सभी जो ना वहाँ के जो ना तर्क देते हैं तो इतना तक हम लोग सफिशियंट है, ओके ना। जो मेजी के संविधान आप लोग इसको फिर से रिवीजन कर लीजिएगा, यहाँ तक सफिशियंट है तो, और उसके बाद यहाँ तक अगर कर लेते हैं तो बस हो जाएगा, ओके ना। तो इसको हम लोग देख लिए। उसके देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहेगा वो जैसे मैंने बताया था मेजी राजनीति के बारे में, उसके बारे में देखते हैं। उसमें वो जो है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, ओके। मेजी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे है जैसे कि 4.5 ने ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। जैसे मेजी का संविधान और जापान का संविधान को हम लोग देख चुके, उसको एक जहाँ तक बताया उसको देख लीजिएगा फिर से, वहाँ तक सफिशियंट है, ओके। जैसे अब देखिए नेक्स्ट में आपका जो है मेजी राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति, इसको देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है। उपयुक्त भागों में हम देख चुके हैं कि राजनीतिक व्यवस्था का विकास किस तरह हुआ और इसकी बुनियादी विशेषताएं क्या थी। इसके बारे में हम लोग इससे पहले जो ना यहाँ जो मेजी का संविधान किस तरह से था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से, उसका विकास किस तरह से हुआ, उसकी बुनियादी की विशेषता क्या सब थी, उसको हम लोग देख चुके हैं। हमने विरोधी गुटों और उसकी एक भिन्न और अधिक जनतांत्रिक ढांचे के मांगों को भी छानबीन की, ठीक है। उसके बाद इस भाग में हम राजनीतिक बदलावों की पृष्ठभूमि में काम करने वाले उन नेता निर्देशकों जिन्होंने आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण किया। ये जो है इस भाग में ये राजनीतिक बदलावों में जो नहीं ये अप्रोच था, ये पृष्ठभूमि था, ये नीति था कि उसमें जो नेता निर्देशक जो भी निर्देश दिया गया था उसके सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। जो सभी जो उसके मेजी का राजनीतिक व्यवस्था थी उसमें जो भी निर्देश दिया गया था, जो भी कानून बनाया गया था उस पर, उसके सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। एक आधुनिक राष्ट्र राज्य का निर्माण करेंगे, एक मॉडर्न राष्ट्र, मॉडर्न स्टेट, मॉडर्न युग की तरह हम लोग उस राज्य का निर्माण करेंगे। राजनीतिक क्षेत्र में मेजी अल्पतंत्र के प्रमुख विकास को इस नारे में सटीक बंधा गया है। राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत जो है मेजी के अल्पतंत्र मतलब होता है कि जो थोड़े से लोगों का शासन करता है, यानी कि उसके पास जो कम शासन होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, उसको अल्पतंत्र के रूप में जानते हैं, ठीक है, समझते हैं उसका मतलब होता है।
तो उसके विकास के नारी के सटीक उसके नारी के जो है ना आसपास करीब के जो है बंधा गया है वो है धनी देश मजबूत सेना। वहाँ धनी मजबूत सेना को जो ना फ्यूकोकू क्योहो कहते हैं, ठीक है। यह नारा मेजी अल्पतंत्र के विचार को अभिव्यक्त देता है, यानी कि मेजी जो अल्पतंत्र, जो मेजी के पास थोड़े से लोगों का शासन था उसको प्रकट करता है। मेजी के संविधान को, मेजी की राजनीति को यह जन प्रकाशन करता है, प्रकट करता है। अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है। ओके, पश्चिम के साम्राज्यवादी खतरे के चलते जापान को अपनी अस्तित्व और अपनी राष्ट्रीय अखंडता को बनाए रखने के लिए यह आवश्यक था कि एक धनी और समृद्ध राष्ट्र की रचना करे और इसकी रक्षा के लिए एक मजबूत प्रतिरक्षा सेना खड़ी करे। ये जो है वहाँ की जो है ना रक्षा के लिए एक अच्छी तरीके से राजनीति मजबूत सेना खड़ा करे ताकि वो सही तरीके से रह पाए, कोई अदर हमला ना करे। ओके, मेजी नेताओं के प्रयास उन्हीं लक्ष्यों द्वारा निर्देशित थे और उन्हें प्राप्त करने के लिए इन आधारों पर सत्ता के केंद्रीकरण और फूट केंद्रीकरण की प्रक्रिया चलाई गई, जिससे राष्ट्रीय ऊर्जा की हानि होती थी। ओके, अब देखिए इसमें जो है ना आप सम्राट का योगदान देखेंगे हम लोग। सम्राट क्या था उसके बारे में हम लोग योगदान देखें। सम्राट में क्या कहा जाता है, देखिए इसको ध्यानपूर्वक सुनिए। राजनीतिक व्यवस्था की प्रमुख विभूति सम्राट था। ये जो राजनीतिक व्यवस्था का जो सबसे प्रमुख यानी कि सबसे वृद्धि, सबसे प्रोग्रेस करने वाला जो है ना सम्राट ही था। ओके, राजनीतिक व्यवस्था में जो भी चीज़ें होंगी, जो भी प्रोग्रेस होगी, जो भी विकास की जाएंगे वो सम्राट के द्वारा ही होंगे। वो सम्राट ही था जिसके माध्यम से वहाँ का प्रोग्रेस होगा। ओके, जो व्यक्तिगत सत्ता का उपयोग न करने के बावजूद सत्ता का स्रोत बन गया, जो पर्सनली व्यक्तिगत सत्ता का जना उसका उपयोग, उसका यूज ना करने के बाद भी वो सत्ता का एक प्रकार का भाग बन गया, स्रोत बन गया। यही कारण है कि कई जापानी इतिहासकार एक सम्राट व्यवस्था की बात करते हैं या मेजी काल को सम्राट व्यवस्था तानाशाही बताते हैं। ये जो है कई विद्वानों, कई इतिहासकार, कई थिंकर जो है ना हिस्टोरियन, वो सम्राट व्यवस्था की बात करते हैं। ये जो या सम्राट बोले तो मेजी काल को भी लोग एक सम्राट व्यवस्था के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये स्मरण रखना महत्वपूर्ण है कि जापानी में सम्राट के लिए जो शब्द तेन्नो प्रयुक्त होता है, यानी जापान में जो है सम्राट के लिए जैसे हम लोग सम्राट बोलते हैं ना, उसको वहाँ पे तेन्नो बोला जाता है, सम्राट को तेन्नो बोला जाता है। ओके, उसमें अंग्रेजी के शब्द एम्पायर की तुलना में धार्मिक महत्व का कहीं अधिक बोध है। सम्राट पूरे तोकुगावा काल के सापेक्ष गुमनामी हो रहा था। ये जो सम्राट जो थे पूरे तोकुगावा काल में, जो तोकुगावा काल के बारे में हम लोग देख चुके हैं, उसमें जो गुमनामी के रूप में वो लोग विलुप्त के रूप में था। वह वित्त के लिए बकूफू पर आश्रित था, वो बकूफू पर आश्रित था, ठीक है ना। बकूफू जो है वह सम्राट था। फिर भी जापानी संस्कृति में उसे केंद्र विभूति और सद्गुण का स्रोत माना जाता था। ये जो जापान की जो कल्चर होती थी उसका में केंद्र विभूति, केंद्र के लिए प्रोग्रेस, वृद्धि के लिए और सद्गुण का स्रोत माना जाता था, ठीक है ना। और उसके बाद मेजी नेताओं ने देवीय सम्राट की छवि बनाने और उसे सम्राट की धुरी के रूप में पेश करने का काम किया। ये जो मेजी नेताओं ना उसके देवीय सम्राट की छवि बनाने के लिए, जैसे इससे पहले हम लोग चर्चा कर चुके ना, देवीय सम्राट जो है वहाँ मेजी के संविधान के लिए उसकी छवि, उसके जो ना छवि होती है ना कि उसका सेम टू सेम हुबहू करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। उसके आगे कहा जाता है सम्राट ने 1878 से 1885 के दौरान देश के 6 बड़े चक्कर लगाए। ये सम्राट जो थे ना वो 1878 से 1885 के बीच में पूरे देश में 6 चक्कर लगाए। इनोबे काओरू के शब्दों में इन शाही प्रयासों को इस तरह से तैयार किया था कि इनसे न केवल जनता को सम्राट के महान सद्गुण की जानकारी मिले बल्कि सशरीर शाही राज्य के प्रत्यक्ष प्रदर्शन का अवसर मिले, जिससे शाही सरकार के विषय में भ्रांतियां दूर होती है। इस जो है इनोबे काओरू के शब्दों में ये कहा गया है कि इसमें जो भी प्रयास होंगे उसको इस तरह से तैयार किया जाएगा जिससे कि वो न केवल जनता के लिए सम्राट के रूप में महान होंगे और इसके बाद बल्कि जो है वो पूरा शरीर जो है ना पूरे राज्य के लिए, पूरे शाही राज्य के लिए जो है वो प्रत्यक्ष प्रदर्शन करेंगे। ओके, उसके बाद आगे कहा जाता है मेजी नेता बहुत सचेत होकर सम्राट का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों के लिए कर रहे थे। ये जो मेजी नेता थे ना वो बहुत ही सचेत होकर सम्राट का उपयोग करते थे, उसका उद्देश्य के लिए कर रहे थे। जो भी राजनीतिक उद्देश्य होंगे सम्राट के लिए उसको हम लोग वो मेजी जो ना पूरा सचेत होकर कर रहे थे। जबकि साथ ही शासन में सम्राट की भागीदारी को बहुत कम कर दिया गया और वो उसने उस जमाने में अभिव्यक्तिपूर्ण जमले बादलों में ऊपर रहता था। ये जो उस समय भी ये सम्राट जो थे उस समय भी अभिव्यक्तिपूर्ण रूप से वो जमले में बादलों से ऊपर रहता था। सम्राट को एक अलग और दूरस्थ शासक के रूप में पेश किया गया जो राजनीति से ऊपर था। यानी कि जापान में जो है सम्राट को इस तरह से वहाँ पे
शासक बनाया, इस तरह से उसको लोग मतलब मान के चले तो भगवान के रूप में सबको जाना जाता था। ये जो ना राजनीति से भी ऊपर रखा था सम्राट को। मोरी आरी नोरी के शब्दों में वह बेजोर पूंजी निष्ठा और देशभक्ति बनाने के उद्यम से सबसे बड़ा स्वाभाविक खजाना बन गया। अब देखिए, गोतो यीशुक्छी सम्राट व्यवस्था के विकास को 3 कालों में बांटा गया था। ओके, जैसे पहला हो गया 1868 से 1884, जिसमें व्यवस्था की बुनियादी विशेषताओं का निर्माण हुआ। दूसरा हो गया 1885 से 1895, जिसमें व्यवस्था को लागू किया गया। और तीसरा में 1895 से 1905 में, जिसमें पुनर्संरचना का काम किया। ये जो 3 काल हैं सम्राट के बारे में, ये व्यवस्था नौकरशाही और सेना के 2 स्तरों पर टिकी थी। ठीक है, तो बस इतना ही है आपका जो है ना, आपके नौकरशाही, नौकरशाही को हम लोग को देखना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट, ये इसी का पार्ट है। तो इसको नौकरशाही में, अब देखिए, ये तो सम्राट के बारे में था, अब नौकरशाही क्या था उसके बारे में देखिए। नौकरशाही में क्या कहता है, नौकरशाही ढांचे को बनाने में समय लगा। नौकरशाही जैसे चीज़ों को बनाने में, साझे ढांचे को बनाने में अच्छा खासा समय लगा था। लेकिन 1872 तक नौकरशाहियों के 15 श्रेणियों वाली एक श्रेणीबद्ध व्यवस्था बन चुकी थी। ये जो 1872 जो है वो नौकरशाही 15 भागों में 15 श्रेणियों के रूप में वो श्रेणीबद्ध व्यवस्था बन चुकी थी। इनको 3 बड़ी श्रेणियों में बांटा जा सकता है। जैसे कि देखिए, जिनमें पहली 2 श्रेणियों में नौकरशाही की नियुक्ति सीधे सम्राट के द्वारा होती थी। ये जो है ना, नौकरशाही का जो नियुक्ति करता था वो सीधे सम्राट करते थे, राजा करते थे, सम्राट। ठीक है, और उनके साथ कानून के हाथों भी अलग व्यवहार होता था। नौकरशाहियों के साथ अलग व्यवहार भी होता था कानूनों की तरह। और इसके अलावा भर्ती की नीति ऐसी थी कि विभिन्न सामाजिक वर्गों के लोग पहुंच सकते थे और बहुत कम प्रतिशत सामंत और सेमुराई नौकरशाही में शामिल होते थे। ये जो है, इसके अलावा जो थी भर्ती की नीति जो होती थी, उसकी नियुक्ति की नीति जो होती थी, ऐसी होती थी कि जिससे विभिन्न प्रकार के सामाजिक वर्गों के विभिन्न प्रकार के समाज के लोग पहुंच सकते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जो ना फिक्स कर दिया, नहीं आप यही बन सकते, वो ही बन सकता, नहीं। ऐसे यहाँ जो समाज के सभी लोग आके कर सकते हैं। और बहुत कम मात्रा में जो ना सामंत हो गया और सेमुराई शामिल होते थे। यानी कि सामंत और सेमुराई वहाँ का धर्म है। ओके, इन अधिकारियों के अधिकार और विशेषाधिकार उनके जन्म के आधार पर नहीं थे, बल्कि इसलिए थी कि वे सम्राट के कर्मचारी थे। ये जो इनके अधिकारी जो थे, अधिकार उसके विशेषाधिकार उनके जन्म पर आधार नहीं था, मतलब कि वो कहाँ जन्म लिया है, किस धर्म में जन्म लिया है, उस पर आधारित नहीं था। ठीक है, उसके इसी तरह सेना सीधे सम्राट के प्रति उत्तरदायी थी। इसलिए वो जो ना सभी नौकरशाही जो था सेना के प्रति ही उत्तरदायी था। और बाद में उसने इस अधिकार का उपयोग मंत्रिमंडलों को गिराने और अपने विचार लागू करने में किया। ओके, मेजी सरकार ने राजनीतिक संस्थाएं तो बनाई, लेकिन राजनीतिक गतिविधि को वैधानिक अधिकार दर्जा नहीं दिया। मेजी सरकार ने राजनीतिक संस्थाएं तो बनाई, लेकिन वहाँ की राजनीतिक जो गतिविधि था उसको दर्जा नहीं दिया, उसको वैधानिक दर्जा नहीं दिया था। वह राजनीतिक की एक ऐसी वस्तु मानती थी जिससे लोगों में फूट पड़ती थी और स्वार्थी गुट हितों के प्रतीक थी। ये जो है ना, वह राजनीतिक ऐसी राजनीति थी, राजनीति की ऐसी वस्तु को, मतलब ऐसी चीज़ों को वो मानती थी जिससे जो है लोगों को फूट पड़ती थी। जो सेल्फिश गुट थे, उसके हितों के प्रतीक थी ये मेजी सरकार के जो है राजनीतिक संस्थाएं। ओके, उसके आगे कहा जाता है, देखिए, इसे लागू करने के लिए गुटों को राजनीतिक गतिविधियों में भागीदारी से बाहर रखा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, नाबालिगों, स्त्रियों, अध्यापकों और सैनिकों के राजनीतिक सभाओं में जाने पर पाबंदी थी। ये जो है ना, पहले ऐसा हुआ करता था 1922 से पहले जापान में, वहाँ की स्त्रियों को, नाबालिगों को, अध्यापकों को जो ना, वो सैनिकों की इन सभी सभाओं में जो ना जाने के लिए, राजनीतिक सभाओं में जाने के लिए प्रतिबंध लगा दिया कि आप राजनीति में नहीं जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद सैनिकों और नौसैनिकों को भी राजाज्ञा मिलती थी, जिसमें लिखा रहता था, ना तो वर्तमान राजनीति में पथभ्रष्ट हो, ना राजनीति में दखल दे। यानी कि एक प्रकार का देखा जाए तो वहाँ पे जो ना, जो भी अध्यापक हैं, सैनिक हैं, नौसैनिक हैं, उसको ये आदेश दे दिया जाता था संविधान की तरह कि आप ना ही मतलब राजनीति में भाग लेंगे, ना ही दखल अंदाज करेंगे, मतलब उस पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, दूर दूर तक आप रहेंगे। और इसमें देखिए, उसके बाद 1922 तक जो है ना, राजनीतिक कार्यों से बाहर कर दिया सभी चीज़ों को। जो ना 1922 ईस्वी में स्त्रियों को भी राजनीतिक से बाहर से कर दिया, मतलब कि राजनीतिक कार्यों से घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं थी। ये जो है 1922 से पहले स्त्रियों को मतलब राजनीति में कोई भी अधिकार नहीं थी कि कौन से नेता बनेगा, किसको चुनना है, वगैरह वगैरह, कुछ नहीं। उसके बाद 1922 के बाद से सभी को मान्यता मिली। ठीक है, उसके बाद आगे कहा जाता है, मेजी सम्राट ने 1922 में अपनी मृत्यु तक राज्य किया और उसके राज्य की विशेषता यह रही कि कुछ दौर में जापान
जापान ने एक बंद और पृथक देश के एक बड़ी विश्व शक्ति की ओर संक्रमण किया। मेजी सम्राट की मृत्यु कब हुई? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी तक वो जो मेजी सम्राट वो एक प्रकार का राज्य का शासक बनते रहे, सम्राट बन के रहा। और उसका एक मुख्य विशेषता ये थी कि वो उस दौर पे जो है ना, जापान में जो भी बंद होंगे, पृथक देश होंगे, वो बड़ी शक्ति के रूप में संक्रमण किया और जापानी संस्थाओं में क्रांतिकारी बदलाव आए और हिचक के साथ ही रही। एक संवैधानिक ढांचे में निर्माण हुआ। दायत जापानी संसद हुए थे। दायत जो वहाँ की संसद का नाम था, दायत। शासक अल्पतंत्र पर कुछ अंश तक अधिकार और प्रभाव जमाने में समर्थ रही। इन संभावी और संकोचन उपायों के बदले व्यवस्था का विकास हुआ और राजनीतिक बहस रही, लेकिन शुरुआत से ही मेजी नेता राजनीति, तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेजी के संविधान के राजनीति के बारे में पूछा गया था, इतना में मृत्यु होगी, उसके बाद इतना ही, आप इतना तक लिख सकते हैं, इतने तक, ठीक है। तो बस इस प्रकार देखे तो हम लोग यूनिट 4 कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, तो बहुत ही जल्द यूनिट 5 भी आ जाएगी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ओके, और बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। और जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए, और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो डाउट पूछिए कमेंट के माध्यम से, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।